हेलो साथियों, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं इस सेशन में हम लोग टोटल 50 प्रश्न करते हैं और आपको ये जज करना होता है कि आपने 50 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, बाकी बिना देरी किए हुए, क्योंकि मैंने सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दे रखा है, तो मैं ये कहूँगा कि बिना देर किए ही मैंने अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद में बता देता हूँ। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल और केवल सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें विदेशियों का कोई हक नहीं है। ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात अगर मौलिक अधिकार की करें, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारा भाग कितने में आता है? भाग 3 में आता है। कितने में आता है? भाग 3 में। और टोटल अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो ये 12 से लेके 35 तक आता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। और मैं आपको बता दूं कि इन अधिकारों के हनन होने पे, इन अधिकारों के हनन होने पे आप अनुच्छेद 32 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 266 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों का हनन जो है आप होने पे इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इस वीडियो में बाकी इस प्रश्न में वैसा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, एक चीज और बताने लायक है कि ये मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना काटा भी कहा जाता है मौलिक अधिकार को। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, भारतीयों को प्राप्त होने वाला अधिकार कौन सा है? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। रख लीजिए कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला कथन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 4 वर्षों का नहीं, कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। क्या 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है? नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष के आयु होना आवश्यक है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु कहाँ लगता है? 35 ईयर्स लगता है, आपको पता है किसमें लगता है? ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ठीक है, बाकी राज्यसभा सदस्य के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक नहीं है, 30 वर्ष की आयु हो जाना ही पूर्ण माना जाता है। ठीक है, और 25 वर्ष की बात करें तो 25 वर्ष की बात करें तो ये लोकसभा के लिए ये है 25 वर्ष की आयु। ठीक है, और अगर 21 वर्ष की बात करें तो 21 वर्ष की बात करें तो ये अगर आप किसी भी क्षेत्र की मुखिया बनना चाहते हैं तो उसके लिए 21 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर लीजिए तो आप बन जाइएगा। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन बिल्कुल सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। बस यही गलती कर दिया है, 1/4 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यानी कथन नंबर 3 भी गलत है। ठीक है, कथन नंबर 3 भी गलत है। इसलिए 1, 2, 3 यानी कि सभी गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? कोई मान लीजिए धन विधेयक है, चलिए धन विधेयक के बता रहे तो ये धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। किसमें है?
110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और इसका पूर्ण अधिकार लोकसभा के पास, लोकसभा के पास, ठीक है। इसमें राज्यसभा का अधिकार ना के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ बोला गया धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो क्या 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसको पास नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करेगा तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन साबित करता है, ये कौन निर्णय लेता है इसका? इसका लेता है ये लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर बोल लीजिए, अध्यक्ष बोल लीजिए, ठीक है। निर्णय कौन लेगा? कोई बिल धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और वित्त विधेयक की बात करें, एक ऑप्शन और रहता है वित्त विधेयक के बारे में पूछा जाता है कि वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो बताइएगा वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। कितने हैं? अनुच्छेद 117 में। देखिए मैं जो भी नोट कर रहा हूं, अगर आपको चीजें याद होती है तब तो ठीक है, अगर याद आपको नहीं होती है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही जो फैक्ट मैं बताता हूँ, मैं कम से कम एक प्रश्न पे 3 या 4 फैक्ट बताता हूँ, तो उन चीजों को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको उतनी सारी चीजें तो याद होंगी नहीं, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब हुआ। देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, ठीक है। तो आपको इन सारे सवालों पे अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। अत्यधिक तौर पे इस पे जो है आप ध्यान लगाएंगे। कथन नंबर 1 कहता है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये कहाँ का बात हो रहा है? ये बात हो रहा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रहा है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र कब होता है? कब होता है? क्या ये सही है? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष रहा हो, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, न्यायालय, न्यायालय यानी क्या? न्यायालय में अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, ठीक है, वकील रहा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है ये बिल्कुल सही है। 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में, उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ये फिर भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये गलत है। देखिए हाई कोर्ट में जज बनने के लिए न्यूनतम न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई 35 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष ऐसा कोई भी न्यूनतम सीमा आयु निर्धारण नहीं है। हालांकि रिटायरमेंट की सीमा जो निर्धारित है, अगर रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें तो ये 62 वर्ष में, 62 वर्ष में ये रिटायरमेंट हो जाता है। किसमें? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 62 वर्ष की सीमा में, 62 वर्ष की आयु पूरी करने पर आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अगर रिटायरमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। अगर पूछेगा हाई कोर्ट में रिटायरमेंट का आयु सीमा क्या है तो 62 वर्ष, अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की सीमा क्या है तो 65 वर्ष। याद रखिएगा 3 वर्ष का अंतर होता है, बोलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और अगर बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना हो तो उसकी पात्रता क्या होगी, तो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल, हाई कोर्ट में, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, उतना लिखने का तो जगह होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 साल जज बना हो या फिर हाई कोर्ट में ही 10 साल जो है वकालत किया हो, 10 साल वकील बना हो, ठीक है, 10 साल वकील बना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बनने के लिए काबिल बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का पात्र तब होंगे जब हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज के पद पे नियुक्त हो रहे हो या फिर 10 साल तक वकालत किए हो, किसमें? हाई कोर्ट में, तब जाके आप हाई सुप्रीम कोर्ट का जो आप न्यायाधीश नियुक्त हो पाएंगे। खैर यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है तो मैंने आप यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ और सिर्फ केवल कथन 1 सही है, यानी कथन 2 तो सही, गलत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, केवल 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। देखिए, वित्तीय आपात जब उद्घोषणा किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर ये पास हो जाना चाहिए। बताइए, इसका क्या 1 माह, 3 माह, 2 माह या 6 माह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। अगर 2 माह के भीतर ही राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा किया हुआ है उसको अगर सदन में पास नहीं किया जाता तो वो हट जाता है, वित्तीय आपातकाल हट जाएगा। ठीक है। और अगर आपातकाल की अगर बात करें तो 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। खैर, पहले भाग देख लेते हैं। आपातकाल हमारे संविधान में भाग 18 में मौजूद है। ठीक है। और आपातकाल की बात करें तो ये जर्मनी से लिया गया है, पिछले वीडियो मैंने बताया था, जर्मनी से लिया गया है। और जब आपातकाल की बात करते हैं तो 3 तरह का आपातकाल लगता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कि वित्तीय आपातकाल के कितना माह लगना चाहिए? 2 माह पास हो जाना चाहिए। उसी तरह राष्ट्रीय आपात को संसद में 1 माह में ही पास करना पड़ेगा, 1 माह में ही पास करना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका राष्ट्रपति शासन। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान भी है, सभी कोई जानते हैं इस सवाल को। और अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन है, और इसे भी संसद में 2 माह के भीतर पास करना पड़ेगा। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये किसमें है? अनुच्छेद 360 में। तो जैसा कि मैंने बताया, वित्तीय आपातकाल को पास करवाना पड़े तो 2 माह, राष्ट्रपति शासन को पास करवाना पड़ेगा 2 माह में, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है जो कि बाह्य एवं युद्ध आक्रमण द्वारा लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, तो इसे पास करने के लिए मात्र 1 मंथ का ही समय होता है। ठीक है, मात्र 1 मंथ का ही समय होता है। मैंने बताया आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में मौजूद है। ठीक है, 352, 356, 360 अनुच्छेद को याद कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 कहता है, यानी 6 कहता है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? केंद्र सरकार के विरुद्ध लाना है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962 में, 1963 में, 1964 में या 1961 में? देखिए, कहानी ये कहता है कि 1963, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1963 हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसकी सरकार थी? पीटी नेहरू की सरकार थी। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। किसके लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था, ये पास नहीं हुआ था। ठीक है, प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है कि पहली बार लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका 1963 अब याद रखिएगा। ठीक है, कौन लाया था? जेबी कृपलानी। लेकिन गिर गया था, और सत्ता पक्ष के नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नियम कहता है क्या, बताइए? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केवल लाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, यह जब जेबी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, यह हमेशा विपक्ष लाता है, आप याद रखिएगा। ये तो सिंपल सा बात है, हमेशा जो है विपक्ष लाएगा। किसके लिए? पक्ष नेता के लिए। जो पक्ष में जो नेता रहेगा, जो सत्ताधारी नेता रहेगा, उसके खिलाफ लाएगा कौन? विपक्ष वाले नेता लाएगा। और इसके लिए जो है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कितना सदस्यों का? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर ये समर्थन आप प्राप्त नहीं करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको पूछा जाए कि विश्वास मत खोने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले पीएम जो विश्वास मत खो दिए थे, क्या आंसर हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये पहले पीएम थे जो विश्वास मत खो दिए थे। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चीजों को याद रखिएगा। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं भी आ रहा है तो आप
चीजों को सुन के याद कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले पीएम थे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपी, एसपी, ये परिवर्तन का जो बात किया गया है ना, ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। ठीक है, न्यायालय में इसका परिवर्तन संभव नहीं है, ये वाद योग नहीं है। ठीक है, अगर बात करें डीपीएसपी का तो ये भाग 4 में है और अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। परिवर्तन के बारे में बताया, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सवाल कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है, मतलब इसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 37, 38, 39 किसमें की गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 38 में तो बात है आपका लोक कल्याण का। किसका बात है? लोक कल्याण का। लोक कल्याण का बात है अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान वेतन वाली बात आ जाती है यहाँ पे, समान वेतन। तो इसलिए एक ऑप्शन बचता है अनुच्छेद नंबर 37, इसमें ही बात है डीपीएसपी का परिवर्तन का जो चर्चा है इसमें दी गई है अनुच्छेद 37 में। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 की बात करें तो क्या है इसमें? पंचायत। इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 44 की बात करें तो, अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। फिर अगर अनुच्छेद 50 की बात करें तो मैं डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण यानी कि अलगाव। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। अगर अनुच्छेद 51 की बात करें तो, अनुच्छेद 51 की बात करें तो क्या है? अनुच्छेद 51 में आपका अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51 ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया इसमें मैंने ये बताया कि डीपीएसपी जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में मौजूद है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र है। ठीक है, और डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और इसका जो चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 37 में किया गया है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 लोक कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो पंचायत से संबंधित है। 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता। 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण बताया गया है। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति। एक सवाल से मैंने इसमें लगभग जो है 10 फैक्ट बताए हैं। इन चीजों को याद करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो कॉपी में नोट भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति किससे संबंधित है पहले ये बताइए। इसका संबंध जो है ना कर सुधार से है, यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। कर सुधार से संबंधित चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? हम देखें तो 87 में, क्या 91 में, या 92 में, या 98 में? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में, है ना, 1991 में। समझ में आया? अन्य समितियों की बात करें तो वांचू समिति, ठीक है, एलके झा समिति। फिर और बात करें तो सरकारिया या फिर पुंछी आयोग, या फिर और बात करें तो गायपोरिया समिति, याद रखिएगा, गायपोरिया समिति। फिर बात करें तो स्वामीनाथन समिति, और बात करें तो महाजन समिति, और बात करें तो तेंदुलकर या फिर रंगराजन समिति, किससे संबंधित है? चलिए बताइए। अगर हम वांचू समिति की बात करें तो ये डायरेक्ट टैक्स है। किससे संबंधित है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एलके झा का बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स है एलके झा। सरकारिया एवं पुंछी आयोग की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, केंद्र
राज्य संबंध, सरकारिया एवं पूंजी आयोग केंद्र एवं राज्य संबंध से संबंधित है। गायपोरिया समिति ये संबंधित है आपका बैंकिंग सुधार से, किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार संबंधित है गायपोरिया समिति। स्वामीनाथन समिति आपका जनसंख्या से संबंधित है। महाजन समिति ये आपका हुआ था चीनी घोटाला से संबंधित है महाजन समिति, ठीक है। और तेंदुलकर और रंगराजन समिति ये दोनों एक साथ किसके लिए संबंधित है? ये गरीबी से संबंधित, किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। तो इतने सारे समितियों के बारे में मैंने जिक्र किया, आपको याद हो जाना चाहिए कि वांचू समिति डायरेक्ट टैक्स से, एलके झा समिति इनडायरेक्ट टैक्स से, सरकारिया एवं पूंजी आयोग केंद्र राज्य संबंध से, गायपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या संबंधित है, महाजन समिति चीनी घोटाला से, तेंदुलकर और रंगराजन समिति गरीबी से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? ठीक है, कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से। देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ चमड़ा रहता ना, सिर्फ चमड़ा उत्पादन का बात होता तो यहाँ पे क्या बोल सकते थे? खाकी क्रांति, ठीक है, खाकी क्रांति। लेकिन यहाँ पे कोको उत्पादन भी जो ऑब्लिक में दे दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। देखिए क्रांति से मैंने एक सवाल पिछली कक्षा में भी करवाया था, जहां मैंने पूछा था गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर, कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल से। कच्चा तेल आप कह सकते हैं पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल होता है ना, ये सब जो है संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो आप गोल्डन क्रांति जो है फल से या फिर बागवानी से कह सकते हैं, ठीक है, बागवानी से कह सकते हैं। श्वेत क्रांति के बारे में बात करें तो दूध से। हरित क्रांति अगर पता है खाद्यान्न से। नीली क्रांति पता है मत्स्यों से। रजत क्रांति पता है अंडा से, है कि नहीं। गोल क्रांति आलू से, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब चीजें जो है आसान प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को क्या कहा जाता है? बताइए। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या हॉट मनी, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉट मनी। देखिए हॉट मनी लग रहा है ना गर्म, यानी कि एक जो है कहावत भी है ना जो बोलता है कि जो हॉट की जल्दी जल्दी बिक जाता है, तो वही बात है हॉट मनी मतलब जल्दी जल्दी आया गया, ठीक है। इसमें क्या है, वह विदेशी धन जो लाभ के लिए तेजी से एक दूसरे से दूसरे देश पलायन करते हैं, क्या करता है? ज्यादा पलायन करता है, ठीक है, लाभ के लिए एक देश से दूसरे देश की ओर, ठीक है। हार्ड मनी की बात करें तो इसको आप बोल सकते हैं कि दुर्लभ मुद्रा ही बोल सकते हैं, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, जिसकी मांग जो है ज्यादा हो पर आपूर्ति कम हो, जिसकी मांग ज्यादा हो पर आपूर्ति कम हो, ठीक है। फिर अगर सॉफ्ट करेंसी की बात करें तो सुलभ मुद्रा है ना, सुलभ मुद्रा जो आसानी से प्राप्त हो, जिसकी मांग कम हो पर आपूर्ति ज्यादा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। देखिए FRP का अगर फुल फॉर्म आपको पूछ ले एग्जाम में तो घबराना नहीं है। FRP का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस। ये कौन तय करता है? गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन तय करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय या फिर कृषि उपज मंडी समिति। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो है लगभग 80% जो छोड़ के आ जाता है, ठीक है। तो आप भी छोड़े नहीं इसको, इसलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो गन्ने का मूल्य का FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये जो है ना इसे आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ठीक है। अगर हम बात करें कि गन्ना उत्पादन में विश्व में वर्ल्ड में 1 नंबर पे कौन है? वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है? तो वो है ब्राजील। नंबर पे सेकेंड नंबर पर है कौन? अपना प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। और अगर
राज्य की बात करें तो गन्ना उत्पादन में राज्य की बात करें तो हो जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर वहीं चीनी उत्पादन में बात करें तो एक नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। मतलब अगर गन्ना उत्पादन में एक नंबर पूछे तो यूपी हो जाएगा, और अगर चीनी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? मतलब जब असहयोग, चलिए पहले जानते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था। बताइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इस दिन एक और घटना घटी थी कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी ना, डेथ हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी पदों का त्याग इसमें हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सरकारी पदों का त्याग इसमें हुआ था। और इसमें विदेशी माल का बहिष्कार भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ठीक है। और अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार भी हुआ था। सहयोग आंदोलन का मतलब यही था कि हम लोग किसी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर इस समय वायसराय की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे, ठीक है। शिक्षा के नजरिए से बात करें ना, तो इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान ही कई स्वदेशी विद्यालय खुले थे, जैसे जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया इस्लामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर और खुला था कौन सा? काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, ठीक है। और गुजरात विद्यापीठ भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही खोला गया था, ठीक है। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? क्या ऐसी घटना घटी थी, बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई थी, चौरी चौरा कांड, ठीक है। जो कि कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूपी के गोरखपुर में। और यही कांड के चलते गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था, वापस ले लिया था। यही असहयोग आंदोलन देश का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। पूरे देश का, फुल कंट्री का बात कर रहा हूं मैं। असहयोग आंदोलन पूरे देश का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? 1920 को। इसी दिन बीजी तिलक का डेथ हो गया था, ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और शिक्षा के नजरिए से देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनी थी, काशी विद्यापीठ बना था, बिहार विद्यापीठ बना था, गुजरात विद्यापीठ बना था। और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था, इसे वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कहता है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, बताइए। पहले तो ये बताइए कि शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हम बात करें तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और ये यात्रा जो है ना, टोटल 24 दिन चली थी, 24 दिन चली। और कुल कितना? 240 मील, कुल 240 मील की दूरी थी। तो देखिए 12 मार्च से अगर 1930 से अगर 24 दिन जोड़ते हैं तो कब खत्म होगा, समाप्ति कब होगा? 6 अप्रैल 1930 को। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान सवाल है, लेकिन डेट याद रखिएगा, ठीक है, डेट याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज में फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी अपने साथ 78 अनुयायियों के साथ चले थे। कितने साथ चले थे? 78 अनुयायी, मतलब शिष्य, ठीक है। उनके जो यात्री थे उनके साथ जो है चले थे वो, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और इसी दिन से एक क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा, इसी दिन से नमक कानून को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी।
अगर इस समय की बात करें तो वायसराय कौन थे? इस समय की बात करें तो वायसराय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वायसराय आपके हो जाएंगे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन थे। 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी, नमक कानून तोड़ा गया था। शुरुआत बात करें तो 12 मार्च 1930 को हुई थी साबरमती आश्रम से, 24 दिन चली थी यात्रा, 240 मील की दूरी थी, ठीक है। अपने गांधी जी अपने साथ 78 अनुयायी के साथ चले थे, 78 शिष्यों के साथ चले थे, ठीक है। और इसी दिन से सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, कब से? 6 अप्रैल 1930 से। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 कहता है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, मतलब कौन सा कालक्रम गलत है? कौन सा कालक्रम गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, चौरी चौरा घटना, अभी हमने देखा 5 फरवरी 1922, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें मैंने बताया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये भी सही है, 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने इसी में भाग लिया था, है ना, गांधी जी द्वारा इसी में भाग लिया गया था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और फिर पूना समझौता, ये भी सही है, 24 सितंबर 1932, ठीक है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, कहाँ हुआ था ये? यरवदा जेल में, यरवदा जेल में, ठीक है। किसे किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, पूना समझौता। लेकिन अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942। कब हुआ था? एक सेकेंड, पेन का कलर जो है चेंज हो गया है। ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, कहीं कहीं 8 अगस्त भी दिया गया, आप चलिए 8 अगस्त ही लिख दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं एक टिक लगा देता हूँ तो दिक्कत होगा समझने में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कब हुआ था शुरुआत, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। बाकी ये सब सही है, चीजें याद करने वाली चीजें हैं, सारा फैक्ट याद कर लीजिएगा। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पुनः समझौता 24 सितंबर 1900, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कहता है आजाद हिंद फौज के साथ, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? आजाद हिंद फौज के साथ कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 23 जनवरी। जन्म कब लिए थे ये? 1897 में। कहाँ लिए थे? कटक, कटक कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा में, ठीक है। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। सवाल के हिसाब से बात करें तो आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943। याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, याद करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। फिर अगर बात करें आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1942 में, 1942 में। लेकिन अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1943 में, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का सवाल तो बीपीएससी एडीओ में भी आया था, अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी एडीओ में आया था, ठीक है। ये कब कब गठित हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो सॉरी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एक चीज और आता है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की थी? यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1939 में, 1939 में। इनका कुछ फेमस नारा भी है, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। डेट याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सती प्रथा का उन्मूलन, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सबको पता है, सबको पता है कि 1829 में हुआ था। यहाँ पे 1829 है, यहाँ पे 1829 है, लेकिन जो नियम था, नियम क्या था? क्या नियम 12 था, 17, 17, 12, क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829, 1829 में नियम 17 के द्वारा, 1829 में नियम 17 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक
प्लस राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से ये सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगर हम बात करें ठगी प्रथा की, तो ठगी प्रथा की बात करें, अगर हम बात करें दास प्रथा की, दास प्रथा की, अगर हम बोले नरबली प्रथा, नरबली प्रथा, फिर हम बात करते हैं कन्यावध ना, या फिर शिशु शिशु कन्यावध। ठीक है, ये होता था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ये जानते हैं। ठगी प्रथा की अगर बात करें तो ठगी प्रथा में 1830 में कौन समाप्त किया था? 1830 में कर्नल स्लीमैन ने, किसने किया था? कर्नल स्लीमैन, याद रखिए कर्नल स्लीमैन। देखिए मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। दास प्रथा कब हुआ था? दास प्रथा, दास प्रथा 1843 में किसने? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो। देखिए लॉर्ड लगाने का तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए लगा देते हैं लॉर्ड, कुछ कुछ अच्छा काम भी करके गया था, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनब्रो ने खत्म किया था। ठीक है, और इसी समय से जो है रविवार की छुट्टी भी बनाई गई थी। यही जो दास प्रथा 1843 में ही रविवार के दिन छुट्टी का भी जो नियम रखा गया था। नरबली प्रथा की बात करें तो नरबली प्रथा, ये नरबली प्रथा हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय खत्म की गई थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, और ये नरबली प्रथा जो था ना, ये ज्यादातर खौंड जनजाति, खौंड जनजाति में प्रचलित थी नरबली प्रथा, मतलब इंसान को ही मार दिया जाता था। शिशुवध या फिर कन्यावध ये किया गया था 1802 में लॉर्ड किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ठीक है, 1802 में जो कानून बनाया गया था कि शिशु या कन्यावध जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ये सब जो है सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, सबको याद कीजिएगा। ठीक है, ठगी प्रथा 1830 में, दास प्रथा 1843 में, नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, कन्या शिशुवध जो 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अगले आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या कहता है वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बताइए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एलिगिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड एलिगन प्रथम। इसका इनका कार्यकाल की बात करें तो 1862 से 1863 में कार्यकाल था। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन इन्हीं का है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये कथन क्या है? भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसका कथन है? ये है लॉर्ड एलिगन प्रथम का। ठीक है, आइए आगे देखें तो कुछ कुछ और जो है कुछ अच्छे कार्य हैं, तो उनको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो इन्होंने क्या किया था? फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो इसके समय जो है पंजाब में कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसके समय पंजाब में कहा हुआ था? पंजाब में कूका आंदोलन। कौन है नेतृत्व कौन किया था? राम सिंह कूका, राम सिंह कूका, राम सिंह कूका द्वारा। ये भी सवाल जो है एईडीओ में पूछा गया था, बीपीएससी एईडीओ में अभी रिसेंटली जो रद्द हो गया है उसमें पूछा गया था कि राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन की बात करें, लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन की बात करें तो इन्होंने क्या कार्य किए थे? आइए हम लोग एक एक करके जो है देखते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1872 में पहली जनगणना, पहली जनगणना। फिर लॉर्ड लिटन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था कौन? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है खत्म कर दिया था। और लॉर्ड रिपन ने साथ में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत भी की थी। कब की थी नियमित जनगणना की शुरुआत? 1881 में। 1881 में हर 10 साल बाद जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है जरा देखें। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि तीन तरफ से संघर्ष हो रहा था। ठीक है, तीन तरफ से संघर्ष हो रहा था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था?
कौन राजवंश शामिल नहीं था? आपको पता होगा कि देखिए राष्ट्रकूट, यहाँ पे कौन थे? राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट। पल्लवों की बात करें तो पल्लव यहाँ से, सॉरी पल्लव मैं बोल रहा हूँ, पल्लव नहीं, पाल, पाल यहाँ से। और कुछ मिस्टेक हो गया ना शायद यहाँ पे, राष्ट्रकूट प्रतिहार, सॉरी राष्ट्रकूट यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा प्रतिहार। यहाँ गुजरात के इलाका से, मतलब आसपास के इलाके से प्रतिहार थे, और पाल बंगाल की ओर से थे, और राष्ट्रकूट मध्य, राष्ट्रकूट यहाँ से थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन थे, पाल भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, प्रतिहार भी थे, लेकिन पल्लव वंश नहीं थे, पल्लव वंश नहीं थे। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव वंश संबंधित नहीं थे। अच्छा, ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए हो रहा था? तो ये हो रहा था कन्नौज के लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसके अधिकार के लिए हो रहा था। किसके अधिकार के लिए हो रहा था? कन्नौज में, कन्नौज जो यूपी में, उसके अधिकार के लिए किया जा रहा था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो मैंने बताया ये गुजरात में है, लिख देता हूँ। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट थोड़ा अलग जगह बन गया, राष्ट्रकूट थोड़ा आगे कर लीजिए। और ये महाराष्ट्र में, गुजरात, राष्ट्रकूट कहाँ से था? महाराष्ट्र में। और पाल जो है बंगाल वाले एरिया से। ठीक है, बंगाल और बिहार से, बंगाल और बिहार से, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के वात्सराज ने की थी। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत जो थी ये वत्सराज, वत्सराज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज ने जो है शुरुआत की थी ये त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष ने शुरुआत की थी। पाल वंश से कौन लड़ा था? पाल वंश से लड़ा था धर्मपाल। धर्मपाल इसके लिए जो है संबंधित है। ठीक है, समझ में आया? और राष्ट्रकूट से कौन लड़ा था? ध्रुव ने। राष्ट्रकूट से कौन लिया था? ध्रुव ने। ध्रुव ने भाग लिया था। और अंत में किसकी जीत हुई थी? तो अंत में जीत हुई थी प्रतिहारों की। अंत में जीत हासिल की थी किसने? प्रतिहारों ने अंत में जीत हासिल की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? बताइए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। आप जानते हैं कि हड़प्पा में R37 नामक जो है क्या मिला है? कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही बोला गया है, शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। ये शवों का सिर किस दिशा में रखा जाता था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में। मतलब सिर उत्तर में और पैर दक्षिण की ओर। ठीक है, और अगर जलाने का, यहाँ पे दफनाने का बात हो रहा है, और अगर जलाने का बात करें तो जलाने का साक्ष्य कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जलाने का साक्ष्य मिला है। लोथल, लोथल की बात करें तो यहाँ पर डॉकयार्ड था, है ना। कालीबंगा की बात करें राजस्थान में पाया जाता है। तो ये सब चीजें जो कुछ कुछ जो पॉइंट है आपको याद करना है, और वैसे ही प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं इन चीजों को कवर करते ही चलूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 कहता है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगति में? बताइए। पहली बात तो इसमें जो है 4 संगति हुई थी। कितनी संगति हुई थी? 4, मतलब 4 जो है मुख्य है। ठीक है, तो पहली संगति, एक सेकंड इसको मिटा ही देते हैं। फर्स्ट संगति की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फर्स्ट संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किसके शासनकाल में? आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, महाकश्यप। ठीक है, शासनकाल याद रखिएगा, और अध्यक्ष कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कहाँ हुआ था? द्वितीय हुआ था वैशाली में। शासनकाल किसका था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। और अध्यक्ष किसने किया था? सवाकामी। अध्यक्षता किसने किया था? सवाकामी। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति में जो है ना सूत पिटक, सूत तथा विनय पिटक की रचना की गई थी। सूत तथा विनय पिटक की रचना हुई थी कब? प्रथम बौद्ध संगति में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले। तृतीय की बात करें तो, तृतीय की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो
मोगलीपुत्र तीस के शासन का 30 द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और इसी में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना अभिधम पिटक की रचना की गई थी। सवाल के हिसाब से देखा जाए तो किसमें बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। किसमें किसमें बटा था ये दो संप्रदाय? ये बटा था आपका हीनयान और महायान में बट गया था। किसमें बटा था? हीनयान और महायान में। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर। और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। किसने की थी अध्यक्षता? वसुमित्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी, पुनपुन नदी, ऋजुपालिका नदी या भागीरथी नदी? बताइए। निरंजना नदी की बात करें तो यहाँ पर तो बुद्ध को मिला था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, महावीर स्वामी की अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो इनको मिली थी ऋजुपालिका नदी। किसके नदी पे मिली थी? कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म 540 बीसी 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली। कहाँ पड़ता है? वैशाली। गिरि त्याग की घटना इन्होंने कब की थी? गिरि त्यागा था इन्होंने, घर त्यागा था 30 वर्ष की आयु में। कब त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर और साथ में साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे कुछ कुछ सेम टू सेम गौतम बुद्ध के जैसा जो है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मैं बात कर रहा हूं, अभी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगर महावीर स्वामी को देखे हैं तो एक बार गौतम बुद्ध को भी देखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप डिफरेंस पैदा कर पाएंगे ना। गौतम बुद्ध को देखें तो अगर हम इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। एक सेकेंड, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था 563 बीसी में। गृह त्यागा था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, घर छोड़ दिया था, घर का त्याग। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में। और ज्ञान प्राप्ति जैसे कि मैंने बताया निरंजना नदी पे, निरंजना नदी किनारे, इसी को जो है फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं। और कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो ये कुशीनारा में, या फिर कुशीनगर बोल सकते हैं, कुशीनगर। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, इतना जो है फैक्ट आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ बातें बताई मैंने आपको उनके बारे में। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली पुत्र गोसाल, यह नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, मक्खली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय जो था ना, ये नियतिवाद विश्वास करते थे। नियतिवाद मतलब जो नियति जैसा चाहेगी वैसा होगा। नियतिवाद आजीवक संप्रदाय विश्वास रखते थे। आजीवक संप्रदाय से अगर आपको याद आता होगा तो मौर्य साम्राज्य का एक शासक था बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। अच्छा, जब बिंदुसार के बारे में बात की है तो उनके पिताजी क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपका जैन धर्म से। संबंधित है किससे? जैन धर्म से। मतलब पापा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, बेटा बिंदुसार किससे? आजीविक संप्रदाय से। और बिंदुसार का बेटा कौन? सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अशोक संबंधित थे। ठीक है, तो तीनों देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, आजीविक संप्रदाय से बिंदुसार, और अशोक बौद्ध धर्म से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 कहता है किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य कला की बात करें, है ना, मतलब बिल्डिंग बनाना,
स्थापत्य कला मतलब वही ना, बिल्डिंग बनाना, अब आज के भाषा में कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, स्थापत्य कला। अगर हम बात करें स्थापत्य कला की तो शाहजहां हो जाएगा, लेकिन अगर जहांगीर की बात करें तो इस समय क्या होता, चित्रकला, चित्रकला यानी कि पेंटिंग। पेंटिंग इसके समय जो है बहुत ही फेमस था, स्वर्ण काल था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। अकबर के समय बात करें तो हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कह सकते हैं। अच्छा, तो हिंदी साहित्य के बारे में बात किए तो तेलुगु साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तेलुगु साहित्य, इसके साथ साथ कन्नड़ साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं, कन्नड़ साहित्य। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तीर से कम चार निशाना तो लगाना ही चाहिए हमें। तो तेलुगु साहित्य की बात करें तो कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। आपको कमेंट में ये बताना है कृष्ण देव राय कहाँ से संबंधित है, ठीक है, उनका स्थान बताना, उनका जो शासन क्षेत्र का नाम बताना है, ठीक है। फिर अगर कन्नड़ साहित्य की बात करें तो कन्नड़ साहित्य किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूटों से संबंधित है। और संस्कृत साहित्य गुप्त काल, संस्कृत साहित्य गुप्त काल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। देखिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और यही जो है लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है ऐसे ही आगामी दिनों में प्रैक्टिस सेट जो है मिलते रहे, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 कहता है, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था, मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे। मुहत्सिब ये वर्ड है, मुहत्सिब कौन थे, क्या सेनाधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। सही आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। मुहत्सिब कौन थे, आचरण अधिकारी, ठीक है। और मुहत्सिब क्या था, लोगों को के आचरण को जांच करने वाला, जैसे नाम भी था, क्या करता था ये, जांच करता था, लोगों का आचरण को जांच करता था, लोगों का आचरण का जांच करता था। राजस्व अधिकारी जो यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे अमल गुजार, क्या कहते थे, अमल गुजार, अमल गुजार राजस्व अधिकारी, ठीक है। पत्राचार विभाग प्रमुख क्या कहते थे, पत्राचार विभाग का प्रमुख मीर ए अरज, मीर ए अरज पत्राचार विभाग का प्रमुख। और सेना अधिकारी, सैन्य विभाग अधिकारी क्या कहते थे, मीर बख्शी। ये सारी बात मुगल काल से संबंधित है, ठीक है, और किसी काल से मत जोड़िएगा, क्योंकि सब जगह जो है बदल जाता है नाम। मीर बख्शी सेनाधिकारी, मीर ए अरज पत्राचार विभाग प्रमुख, और अमल गुजार राजस्व अधिकारी, और आचरण अधिकारी कौन, मुहत्सिब, मुहत्सिब आचरण अधिकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। किसने बनाया था दीवाने अर्ज, बलबन द्वारा, बलबन द्वारा, ठीक है, बलबन द्वारा, समझ में आया बात। फिर दान विभाग, ये जो दान विभाग था इसको आप लोग बोलते थे क्या, दीवाने खैरात। किसने बनाया था ये दीवाने खैरात, दीवाने खैरात बनाया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मैं आगे जो है शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, एफएसटी और एमबीटी ऐसे लिखूंगा अगर जरूरत पड़ा तो दान विभाग दीवाने खैरात। फिर फिरोज शाह तुगलक और एक चीज बनाया था क्या, दीवान ए इश्तियाक, दीवान ए इश्तियाक किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक। क्या था संबंधित था ये था पेंशन विभाग, पेंशन विभाग। अगर आपको समझ ना आए चीजें तो आप इसको नोट कर लीजिए 1 बाय 1, ठीक है। फिर दीवाने बंदगान, यहाँ लिखता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान, और दीवाने अमीर कोई, दीवान ए अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही। फिर अगला बात करें तो दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवाने अर्ज तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए इन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, पहले मैंने आपको बताया कि दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, और दीवाने इश्तियाक भी, ये भी पेंशन विभाग है और ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही किया गया था। अगर दीवाने दीवाने बंदगान की बात करें, यानी कि ये किससे संबंधित है, ये दास विभाग, दासों से संबंधित है, और ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा है, एफएसटी, इसके द्वारा ही शुरुआत किया गया था।
दीवाने अमीर कोही की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। और ये किसे कौन शुरुआत किया था इसका? इसका शुरुआत किया था एमबीटी। एमबीटी तो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर दीवाने मुश्तक राज की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वित्त विभाग से। ये है संबंधित है वित्त विभाग से। किसने संबंधित कौन शुरुआत किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी लिखता समझने में सुविधा होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला सवाल, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है बसावन व दसवंत किस शासक दरबारी चित्रकार थे? चित्रकार देकर आप जहांगीर मत मार दीजिएगा, चित्रकार देकर जहांगीर मत मार दीजिएगा। माना कि जहांगीर के समय चित्रकारों का स्वर्ण काल था, लेकिन बसावन व दसवंत ये जो है ना दरबारी चित्रकार थे अकबर के। किसके साथ किसके दरबार में थे ये? अकबर के दरबार में ये थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में कौन थे? उस्ताद मंसूर। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, मैंने पिछली सेशन में बताया था उस्ताद मंसूर के बारे में। ठीक है, जहांगीर के दरबार कौन कौन थे? मनोहर बिशन दास, मनोहर बिशन दास। और कौन थे? अबुल हसन, अबुल हसन। ये सब जहांगीर के दरबार में थे। ठीक है, अकबर के दरबार में बसावन व दसवंत सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, आपने देखा। ठीक है, चित्रकाल का स्वर्ण काल जहांगीर को कहा जाता है, लेकिन बसावन और दशावंत अकबर के दरबार में थे। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब परमाणु विद्युत ग्रह एक तरफ होगा, दूसरा तरफ राज्य होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कुडनकुलम कर्नाटक, कुडनकुलम कर्नाटक में है? नहीं, कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है। कुडनकुलम कहाँ है? कुडनकुलम है तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है कुडनकुलम, तमिलनाडु में कुडनकुलम है। काकरापारा गुजरात में, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में, इसलिए ये सही आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें रावत भाटा का, रावत भाटा का तो कहाँ पड़ेगा? राजस्थान, राजस्थान है ना, राजा का स्थान राजस्थान। अगर हम बात करें कैगा, कैगा तो कर्नाटक में, कर्नाटक में क्या है? कैगा। ठीक है, काकरापारा गुजरात, याद ये सब याद करिएगा। नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक। सब चीजों याद करना है। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? किन दो देशों के मध्य स्थित है 38वीं समांतर रेखा? बताइए। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। किसके बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। यानी कि आपको याद रखना है कि 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, अमेरिका एवं कनाडा 49वीं रेखा। सवाल हमेशा पूछा जाता है 49वीं समांतर रेखा, और ये सबसे शांत सीमा है, सबसे शांत। यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 24वीं की, 24वीं की है, बताइए इसके बारे में जानना चाहिए आपको। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो ये है इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? कच्छ के पास, कच्छ के पास। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, वैसे ही आपको पता है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के पास है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और अगर हम बात करें एक चीज और लिख लीजिए, मैगीनॉट, मैगीनॉट रेखा, या फिर इसको ही बोलते हैं क्या? सीज फायर। ये किसके बीच है? मैगीनॉट या फिर सीज फायर किसके बीच है? तो फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, मैगीनॉट एवं सीज फायर किसके बीच है? फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? मतलब कोई एक अच्छा ईंधन, उसका कौन सा गुण नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए कहता है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसमें फैला हुआ है, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें फैला हुआ है, इसलिए ईंधन का गुण यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जलाने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छा ईंधन का गुण वही है
कि उच्च ऊष्मीयमान हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, कम प्रदूषण फैलाता हो। ठीक है, यही अच्छा ईंधन का निशानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 कहता है विटामिन B7, जिसको क्या कहते हैं? बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। विटामिन B7 किससे संबंधित है? इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। इसकी कमी से क्या झड़ते हैं? बाल। विटामिन B12, विटामिन B12 क्या है? कोबालोमिन। क्या है? कोबालोमिन। याद रखिएगा नाम, रासायनिक नाम कोबालोमिन, विटामिन B12। इससे क्या होता है? विटामिन B12 से इसकी कमी से जो है प्रणाशी अरक्तता होता है, यानी कि 1 प्रणाशी अरक्तता होना। विटामिन ई, विटामिन ई क्या है इसका नाम? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12 पूछा जाता है। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। इससे कमी से क्या होता है बताइए? तो विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन होता है, बांझपन। ओके। और विटामिन के का कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के अगर नहीं होगा तो रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं होगा। विटामिन के को क्या बोलते हैं ये भी बता दीजिए। इसको बोलते हैं फ्लिक्विनोन, फ्लिक्विनोन। ठीक है, स्पेलिंग जरा सा आप देख लीजिएगा, फ्लिक्विनोन। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो रहा है? 3142। 3142 कहीं दिया हुआ है? 3142, देखिए ऑप्शन नंबर ए, 3142 याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये मिटा देता हूँ मैं। पहले इसको मिटाना ही सही होगा, क्योंकि ये अच्छा छोड़िए, इसको मिटा रहा नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको समझ, इसको हटा ये कर लीजिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की मध्य दूरी अगर ज्ञात करना, उसका इकाई क्या होने वाला बताइए? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष? सही जवाब, इसका आसान जवाब है क्या? आंसर है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो कितना होगा? हाँ, एक प्रकाश वर्ष में तय की दूरी क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष में अगर तय की दूरी तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, समझ में आया? और अगर हम बात करें पारसेक, तो पारसेक जो है ना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई है किसकी? दूरी की, दूरी की। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। ठीक है, समझ में आया बात? बढ़ते हैं अगले वर्ष की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष मैंने बोल दिया। प्रश्न संख्या 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? बताइए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होगा। निकट दृष्टि दोष? ऐसा कुछ नहीं है, आजकल लड़कियां लोग काफी ज्यादा चश्मा लगाती है, आप देखे ही होंगे। वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंगा? सही जवाब हो जाएगा वर्णांधता, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बहुत लोग सिलेक्शन लेने के बाद देखा जाता है कलर ब्लाइंडनेस में छटा गया। ठीक है, तो वर्णांधता जो होता है ना, इसमें रोगी को जो है लाल एंड हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इन रोगों की वाहक महिलाएं होती हैं, वाहक महिलाएं होती हैं, लेकिन प्रभावित अधिकांशता महिला वाहक होती है। ठीक है, लेकिन प्रभावित अधिकांशता पुरुष होते हैं। मतलब फैलाएगी महिला, लेकिन प्रभावित कौन होगा? पुरुष ज्यादा होगा। ठीक है, पुरुष ज्यादा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये किसका वहन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। सिंपल सा सवाल, आंसर है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में क्या? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब लंग्स से ले जाकर कहाँ पहुंचाता है? बॉडी सेल तक। बॉडी सेल तक जो है ये क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, एनीमिया होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। समझ में आई बात? अल्प रक्तता रोग होता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाता है? मतलब एक पदार्थ को एक अवस्था दूसरा अवस्था में बदलना है, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं?
क्या संवहन कहते हैं, विकिरण, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा? सही जवाब हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा। वह ऊष्मा, इसका आंसर क्या है? वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन, जैसे बर्फ से पानी बदल जाता, बर्फ से पानी में बदलना, लेकिन तापमान नहीं बदलना, ठीक है, लेकिन तापमान नहीं बढ़ाना, ठीक है। फिर आप एक चीज, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, गर्म पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। अगर आप कभी रोटी बनाए होंगे तो जब रोटी का जो फूल के जो फटता है ना, तो आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो गर्म पानी से जितना नहीं जलिएगा ना, उतना आप गर्म भाप से जल जाइएगा। क्योंकि क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो उसमें अधिक होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। अगर गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। अगर 1 ग्राम पदार्थ का तापमान आपको बढ़ाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है पर्याप्त होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस अंग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? मतलब ये सारे कोशिका अंग दिया गया है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। सबसे पहले आप देख लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा केंद्रक में, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, केंद्रक में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हरित लवक इसमें ही पाया जाएगा। हरित लवक कहाँ होता है? पेड़ों में, लेकिन पाया जाएगा डीएनए, इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। डीएनए सबसे पहले जो है डीएनए, ये कहाँ है? ये डीएनए की बात हो रहा है, मैंने डीएनए की बात की है मैंने। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। और डीएनए में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ नहीं पाया जाता? सही जवाब क्या हो जाएगा? जीव द्रव, जीव द्रव, ठीक है। केंद्रीय की मैंने बात की, हरित लवक की मैंने बात की, लेकिन जीव द्रव की मैंने बात नहीं की। राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? आरएनए, है ना, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, समझे। और केंद्रिका में भी, जैसे कि मैंने बताया, केंद्रिका में भी न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जीव द्रव में नहीं होती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? अच्छा स्रोत नहीं है। अगर विटामिन ए की कमी से बात करें तो क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है अधिक से अधिक विटामिन ए का स्रोत की चीजों को खाना पड़ेगा। जैसे मछली का तेल खाइए आप, पालक खाइए, पका हुआ आम खाइए, पका हुआ पपीता खाइए, अंडा खाइए, ठीक है। पके हुए फल में जो है विटामिन ए होता है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो कहता है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, इसमें विटामिन ए का कोई भी भाग नहीं होता है, विटामिन ए का स्रोत ये नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगर हम आजकल जो फेमस है, जो अमीर लोग होते हैं वो लोग खाते हैं ज्यादातर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। इसमें भी जो है विटामिन ए की जो है मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है, ठीक है, गोल्डन राइस में। क्वेश्चन 37 को देखते हैं। 37 कहता है, मतलब आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, सीधा बात है। प्रतिरोध, प्रतिरोध किससे संबंधित है? ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, प्रतिरोध ओम से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रतिरोध ओम से। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह किससे संबंधित है? एम्पियर, एम्पियर संबंधित है। बल किससे संबंधित है? बल, तो बल न्यूटन। पावर, पावर वाट, ठीक है। आइए आंसर मैच कर लेते हैं। तो पहला क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, कहीं है 4 1 2 3? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3। ये सब सारी चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? बताइए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, ठीक है। और लिथियम जो है ना सबसे हल्की धातु है, हल्की धातु, हल्की धातु सबसे अधिक कौन? लिथियम, इसका घनत्व सबसे कम होता है। और सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु की बात करें तो कौन सा? ओएस, यानी कि ऑस्मियम। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सा? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सा? लिथियम। और हल्के होने की वजह से इसका घनत्व भी कम होता है। पोटेशियम, पोटेशियम जानते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है,
नहीं तो ये जल जाएगा। पारा, पारा की अगर बात करें तो एकमात्र धातु जो है कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो एकमात्र धातु जो कमरे तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। सोडियम, सोडियम ऐसा धातु है जो एक चाकू से काटा जाता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सा है? सोडियम। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सा है? सोडियम। सोडियम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Na। ठीक है। आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है जी। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं। पहला ही सही हो गया। लोचदार मतलब क्या होता है बताइए? तो लोचदार मतलब क्या होता है? इलास्टिक। इलास्टिक। क्या रबर इलास्टिक होता है? जी। प्राकृतिक बहुलक है जी, यानी कि आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार यानी कि इलास्टिक का गुण होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक, बहुलक की बात करें तो किसका बहुलक है ये? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन। कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर की बात करें तो नियोप्रीन। नियोप्रीन। प्राकृतिक रबर की बात करें तो आइसोप्रीन और कृत्रिम रबर की बात करें तो नियोप्रीन। याद रखिएगा। वल्कनीकरण, देखिए एक चीज रहता है इसमें, वल्कनीकरण पढ़े होंगे आप लोग। वल्कनीकरण, इसमें क्या होता है? रबर को कठोर बनाया जाता है। रबर को कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर, यानी कि गंधक मिलाया जाता है रबर को कठोर बनाने के लिए। वल्कनीकरण, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। ठीक है, रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर बनाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 46, सॉरी 40, प्रश्न संख्या 40। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण क्या होगा? कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका रासायनिक जो गुण जो तय करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक से दूरी, न्यूक्लियस की दूरी बढ़ते जाती है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण को प्रभावित कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। विशेषकर जो बाहरी कक्षा में जो घूमता है ना, बाहरी कक्षा में जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन जो संख्या है, प्रोटॉन तत्वों की पहचान के लिए, प्रोटॉन तत्वों की पहचान के लिए, प्रोटॉन की बात करें, एक सेकेंड, प्रोटॉन की बात करें तो तत्वों की पहचान करता है, लेकिन गुणों के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सीधा सीधा जवाब आप याद कर लीजिएगा। देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा। देखिए अलकनंदा तो सभी में कॉमन रहता है, अलकनंदा तो सभी में कॉमन रहता है, लेकिन अलग अलग मिलने पे इसका नाम बदल जाता है। अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह, अलग अलग नदियों से मिलने पे इसका नाम। मंदाकिनी की बात करें, अलकनंदा और मंदाकिनी, जैसे ऑप्शन बी में कहा गया, इसको क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और यहाँ पे नौ कर लीजिए, अलकनंदा और नंदाकिनी की बात करें, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगा तो नंद से नंदाकिनी और नंद से नंद प्रयाग। ठीक है। और अगर एक और है कर्ण प्रयाग, नाम सुनोगे, कर्ण प्रयाग में कौन मिलता है? तो अलकनंदा तो मैंने ठीक ही बोला, एक ए लिख देता हूँ, अलकनंदा प्लस कौन? कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी। ठीक है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग की बात करें तो, विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और यहाँ जोड़ लीजिएगा धौली गंगा। कौन है? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलाकर क्या होता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है। तो याद कर लीजिए पहले, देव प्रयाग किसे कहा जाता है? भागीरथी और अलकनंदा को। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी को। अलकनंदा और मंदाकिनी नंद प्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहा जाता है। ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। सबसे आसान सवाल है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं
तो सबसे पहले इन्हीं सवालों से गुजरना पड़ता है। तो किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, यहाँ पे 4 राज्यों के नाम बता दिए गए हैं। 4 राज्यों के नाम बता दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा मैं और राज्य के नाम बताता हूँ, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश तो बताया गया है, छत्तीसगढ़ बताया गया है, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके अक्षांश क्या है? उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन? इसका सही जवाब हो जाएगा, सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वहां होती है जहां गर्मी प्लस वर्षा दोनों मौजूद हो। जहां गर्मी और वर्षा दोनों अधिक हो, वहीं पर जो है सबसे अधिक सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। भारत में बात करें तो पश्चिमी घाट और केरल का साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली, सॉरी साइलेंट का स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं मैं, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती कहाँ पे? पश्चिमी घाट और साइलेंट वैली में। ठीक है, जैव विविधता की बात करें तो ये हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, जो कुछ दिनों में आने ही वाला है। 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर एक और दिया हुआ मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, वो भी कहाँ? सुंदरवन में, वेस्ट बंगाल सुंदरवन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जी बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान क्या गुजरात में है? नहीं, ये गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रोहिला है, पिन घाटी है, फिर ग्रेट हिमालयन और खीर गंगा भी याद रखिएगा, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बांधवगढ़ तो आप देखे ही, कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधाराएं नहीं है? कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो बेंगुएला, लैब्राडोर, हम्बोल्ट, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही क्या है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है का उदाहरण है। बेंगुएला, लैब्राडोर, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का उदाहरण है। लेकिन अगुलहास जो है, अगुलहास गर्म जलधारा है, अगुलहास गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा के बारे में बात करें तो आप और याद रखिएगा, कैनरी की जलधारा, बेंगोला हो गया, लैब्राडोर हो गया, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है, पेरू की जलधारा जिसको होम्बोल्ट भी कहा जाता है, और इसके अलावा ओयासियो। ठीक है, ये सारी जलधाराएं क्या है? ये सारी जलधाराएं ठंडी हैं। और गर्म जलधारा की बात करें तो अगुलहास तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो। ठीक है, अगुलहास कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, ये पूछा जाता सवाल परीक्षा में, हिंद महासागर में। कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, वैगई, कृष्णा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा अगर कहें तो कावेरी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण गंगा बोले, सिर्फ क्या बोले? दक्षिण गंगा, या फिर क्या बोले? बूढ़ी गंगा,
बूढ़ी गंगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। तब से क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, गंगा की लंबाई के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई की बात करें कितना हो जाएगा? 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। नर्मदा की बात करें तो इंपॉर्टेंट नदी का नाम लिख देता हूं मैं। नर्मदा की बात करें तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 47। महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ है बताइए? तो ये है प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्या भूकंप के लिए जाना आता है? ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए, जंगल की आग के लिए? देखिए तूफान और जंगल की आग तो होगा नहीं, लेकिन हाँ भूकंप और ज्वालामुखी के लिए ये पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए, दोनों के लिए पाया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। रिंग ऑफ फायर जो है ना, प्रशांत महासागर के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, और बार बार यहाँ पर भूकंप भी आता है। इसलिए इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, 1 और 2। और जापान, जो जापान है ना, जापान भी इसी बेल्ट में स्थित है, जापान भी इसी बेल्ट में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ भूकंप आता है जापान में। प्रश्न संख्या 48 कहता है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये क्या है? ये सब जो है मरुस्थल का नाम दिया हुआ है। टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है, बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल भारत में, बिल्कुल सही है। अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल भी कहाँ है? चिली में है, बिल्कुल सही है। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा? अटकामा का, चिली वाला। लेकिन बात करें गिब्सन की, तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। ये गिब्सन कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के और मरुस्थल की बात करें तो गिब्सन हो गया, सैम्पसन हो गया, ठीक है, सैम्पसन हो गया, फिर विक्टोरिया हो गया और सैंडी हो गया। ये सभी कहाँ पर है? ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल। और अफ्रीका में कालाहारी भी है, कालाहारी भी मरुस्थल है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 49। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? बताइए, प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का व्यक्तियों का होना, हाँ ये है क्या? नहीं। श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, नहीं, ये प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। जी बिल्कुल, कुछ समय जो यहाँ पर दिया गया ना, कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही है प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक लोग, आवश्यकता से अधिक लोग जिसमें हो, इसको बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, आवश्यकता से अधिक हो गया। श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, ये आपका बात करता है, योग्यता की बात कर रहा है ना, तो ये शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। समझ में आया बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो बता दिया घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये घर्षणात्मक लिखने की जरूरत नहीं है, घर्षणात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। जी बिल्कुल, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। देखिए, अनुमोदन की बात करेंगे तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा ही अनुमोदित की जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर, कथन नंबर 2 भी सही है। समझ में आया? यानी कि एमएसपी की बात करें तो मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, लेकिन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको अनुमोदित करता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, भारत में पहली बार एमएसपी, पहली बार
कब हुआ था बताइए तो? न्यूनतम समर्थन मूल्य 1966 में। किसके लिए? हरित क्रांति, हरित क्रांति के समय गेहूं के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले एमएसपी पहली बार 1966 में हरित क्रांति गेहूं के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आप सबों को थैंक यू जो आपने अंत तक इस सेशन को देखा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आप मेरे बताए हुए सभी फैक्ट को कॉपी में नोट करते हैं तो डेली वाइज में देखा जाए कि 50 सवाल मैं कराता हूँ, लेकिन फैक्ट को सभी को जोड़ा जाए तो मैं लगभग 500 सवाल करवा देता हूँ। लगभग 500 सवाल से अधिक होता होगा लेकिन कम नहीं होता होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप उसको कॉपी में उतारे, उसको रिवाइज करें, ताकि ये जीके चीज है ना, जितने बार आप उसको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपने इतना देखा है तो एक मेरे लिए भी चीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट आपको ये करना है कि आप मुझे बताइए कि आपको और किस किस चीजों में बदलाव देखने हैं। मतलब अगर मुझे किन्हीं चीज़ों में बदलाव देखना है या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस सेट में, जो बहुत ही जल्द आएगा। आप लोग जुड़े रहें नॉलेज एक्सेस से। बाकी टाटा बाय।